सो वेलकम गाइस। आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि मुझे एक कंफर्म कर दीजिए कि आपको प्रॉपरली आवाज आ रही है मेरी। क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे लोकेशन पे बैठा हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क वीक है यहाँ पर आज। प्रॉपरली ऑडिबल? ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो सेशन हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक सीरीज है इस सेशन की। अराउंड 40 आवर, समटाइम 40 आवर से भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अभी आप सभी देखते हैं कि हमने टैक्सेशन के भी फंडामेंटल सेशन को कंसीडर किया थोड़े टाइम पहले, फिर ऑडिट के भी फंडामेंटल सेशन को भी हमने कवर किया। लेकिन ये वाला सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेगमेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग 3 प्रकार के एडवांस लेवल के और बिल्कुल बेसिक लेवल के फंडामेंटल सेशन को भी कंसीडर करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जरा क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? वो अगर कोई सीए स्टूडेंट बैठे हों तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं जरा, क्योंकि सीए लोगों के लिए शायद उतने यूजफुल ना हो ये वाला सेशन, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से अवेयर होते हैं। सो 2024 के अकॉर्डिंग हम इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि ये मेन क्लास नहीं है, ये हमारा एक स्पेशल काइंड ऑफ वो है कि हम यहाँ पर आपको फंडामेंटल सेशंस कवर कराते हैं। तो ये नए वाले हैं, बिल्कुल लेटेस्ट लाइव रिकॉर्डिंग होगी इसकी 2024 और 2025 को ध्यान में रखते हुए। ऐसे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर और या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अगर अपनी एग्जाम को प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसको भी हमने डिस्कस करना है। आपके सामने स्क्रीन पर एक फाइनेंशियल गाइडेंस के बारे में मैंने मेंशन किया है। तो हम यहां पर 3 चीजों को कवर करने वाले, मतलब जो प्राइम पर्पस है मेरा, वो आपके अकाउंटिंग के, फाइनेंस के, कॉस्ट के और एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट जो चौथे नंबर पे मैंने मेंशन किया है, उनको हम कवर करेंगे। सर, हमें इन स्पेसिफिक सेशन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, जब कभी भी आप कोई इंटरनेशनल कोर्स करने जाते हैं, मैं एक सेकंड ना माइक लगा लेता हूं, शायद थोड़ी सी आवाज कम आ रही होगी। तो जब भी हम कोई इंटरनेशनल कोर्स करने जाते हैं, जस्ट अ मोमेंट। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। अभी आवाज नहीं आ रही होगी, जस्ट। तो हाँ, अब वॉइस ओके होगी और भी बेटर आएगी आवाज, वेरी मच क्लियर। ठीक है। जब आप एक फंडामेंटल कोर्सेज को करते हैं, जब इंटरनेशनल कोर्सेज को पढ़ने जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी में स्ट्रगल करती हैं। जैसे अगर मैं अकाउंटिंग में स्पेसिफिकली बात करूं, तो अब हम जनरल एंट्रीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। जनरल एंट्रीज का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई मैं सिर्फ डेबिट और क्रेडिट सिखाने वाला हूं, कि लाइक परचेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल, या हम कुछ एडवांस लेवल की जनरल एंट्रीज एज पर आईएफआरएस, एज पर यूएस गैप को भी समझेंगे। फिर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर कर डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है, उसको भी हम यहां पर समझेंगे। और जब ये वाला सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपका एक 100 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होगा, जो ऑलरेडी डिजाइन किया है। उस टेस्ट को आपने देना कंपलसरी है। जैसे ही अकाउंटिंग का मॉड्यूल हमारा खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, हम आपसे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और उस मॉक टेस्ट में आपको पास होना कंपलसरी है 80%। तभी जाकर, क्योंकि बेसिक क्लासेस हैं, तो बेसिक क्लासेस में आपका जो स्कोर है वो 80% से कम नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो पहला मॉड्यूल होगा हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड। अराउंड 20 के आसपास इसके लेक्चर होंगे, 15 लेक्चर समथिंग
जो होंगे वो होंगे आपके फाइनेंस के, जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद हम कॉस्ट, जिसको कि हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे जिसमें, और फिर जब हमारा चौथा मॉड्यूल आएगा उसमें हम चारों चीजों को कवर करेंगे। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट आपको सबसे बड़ा ये मिलने वाला है कि आप अगर चाहे सीपीए कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा इन आईएफआरएस कर रहे हो, चाहे यूएससीएमए कर रहे हो, या एसीसीए कर रहे हो, या यूएससीपीए कर रहे हो, आपके अकाउंटिंग के, फाइनेंस के, कॉस्टिंग के बेस जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं रेगुलरली इस प्रकार के सेशन लेता हूं और हर बार कुछ ना कुछ नया सेशन में हम लोग करते हैं, क्योंकि इतना वास्ट एरिया है कि हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट भी निकलता है और बच्चों का एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें होती। तो सर सबसे पहले जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हमारे कॉन्सेप्ट होंगे वो क्या होंगे? एक तो जनरल एंट्रीज को हम कवर करेंगे। अच्छा, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि सर हमसे किसी भी प्रकार की जनरल एंट्री पूछ ली जाए हम बता देंगे? क्लास में क्या कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि सर अकाउंटिंग की कोई भी ऐसी जनरल एंट्री नहीं हो सकती जो हमें नहीं पता हो? कितने स्टूडेंट इस बात के ऊपर अग्री करते हैं कि सर हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं? हाथ खड़ा करने वालों में केवल एक ही पहले दिख रहे हैं मुझे, गजानंद, जगन्नाथ साहू, उसके बाद हनी वाधवानी, प्रियंका। अच्छा, अपने अपने नाम से भी आए, जूम यूजर ज्योति सिंह कह रहे हैं 80% तक। मतलब क्लास में अगर अभी राइट नाउ 71 स्टूडेंट ऑनलाइन है, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे, लाइव 71 है, तो 71 में से केवल 8 से 10 स्टूडेंट का ये कहना है कि सर हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी जनरल एंट्री ठीक होगी, तो गलत बात है। आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, एटलीस्ट पहले डे पर ये कॉन्फिडेंस तो हो कि सर हम कर लेंगे, भले गलत हो जाए क्या दिक्कत है। मतलब ये बताता है आप में कितना कम कॉन्फिडेंस है। देखिए क्लास में आप में से मेजोरिटी स्टूडेंट है वो इस बात के ऊपर ही अपने आप पे उनको भरोसा ही नहीं कि हम जनरल एंट्री भी सही कर सकते, फिर आप एक इतने बड़े कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर ये कॉन्फिडेंस तो आपको डे वन से होना चाहिए। तो आगे हम सीखेंगे, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा सेशन को भी डिस्कस करना है, और फिर हम बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट हम कट ऑफ प्रोसीजर के थ्रू करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर भी पढ़ने वाले हैं। फिर पूरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएंगे हम, जिसमें हम यूएस गैप के अकॉर्डिंग और एक आईएफआरएस के अकॉर्डिंग पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएंगे। किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। जैसे कि आपकी कोई फेवरेट कंपनी का नाम बता दो जिसका आप एनुअल रिपोर्ट पूरा अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी कोई चॉइस हो क्लास में, वैसे तो मैंने डिसाइड कर रखा है, लेकिन अगर आपको किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है उसको हम लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर एप्पल, डिलॉइट, तो हम एक ऐसी कंपनी को लेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग करती हो या सर्विस सेक्टर में हो, ऐसा हम डिसाइड करेंगे। तो मैंने वैसे सोचा हुआ टाटा, टीसीएस। तो टीसीएस कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो नहीं है, लेकिन एक टीसीएस कंपनी और कोई एक ऐसी कंपनी, तो टीसीएस के अलावा हम एक ऐसी कंपनी को कंसीडर करेंगे जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप के अकॉर्डिंग बनाए हैं, और एक कंपनी लेंगे हम जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आईएफआरएस के बेसिस पे बनाया। तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि सर एक बार तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा, आईएफआरएस के बेसिस पर इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है और यूएस गैप के बेसिस पे इस तरीके से होता है। तो यूएस गैप के लिए हम अमेजॉन कंपनी की क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं, और आईएफआरएस के लिए हम किसी ऐसी कंपनी को कंसीडर कर लेंगे जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के बेसिस पे बनाए। तो एनुअल रिपोर्ट को स्टडी भी करेंगे हम, रीडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें आ जाएंगी, और यूएस गैप और आईएफआरएस में किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है वो भी हम कवर करेंगे। और उसके बाद 5वें नंबर पर एक मॉड्यूल लिखा हुआ है एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें हम ओवर द पीरियड करेंगे,
बहुत सारे लेक्चर। अच्छा हाँ, सबसे अच्छी बात, इस पर्टिकुलर क्लास की आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, तो जिससे आप हमेशा के लिए एक अच्छे अकाउंट और फाइनेंस के प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो ये हमारी क्लासेस जो हैं वो किन प्रकार के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है वो मैंने आपको बताया। यूएससीपीए कर रहे हो आप, यूएससीएमए कर रहे हो आप, डिप्लोमा इन आईएफआरएस कर रहे हो, एसीसीए कर रहे हो, और कोई भी क्लास में किसी अगर कोर्स का मैं नाम, क्योंकि ये क्लासेस हैं बेसिक फंडामेंटल्स, तो मैं इसको बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूं, और इसकी आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। लेकिन रिकॉर्डिंग को एलएमएस में अपलोड होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। उसका रीजन क्या है कि मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, इनरोल्ड एजेंट की, यूएससीपीए की, यूएससीएमए की, और क्लासेस को रिकॉर्ड अकेले नहीं करना होता, उसको हमेशा के लिए प्रोक्योर करना, सही सीक्वेंस में डालना, तो सम टाइम 24 आवर लाइव क्लास के बाद अपलोड होने में लग जाएगा। तो पहले से बता रहा हूं कि जैसे अभी लेक्चर खत्म होगा तो ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में ये लेक्चर तुरंत अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अपलोड होने के बाद स्पेस भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे उसको सेव करना है, स्टोर करना है, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। बहुत सारी क्लासेस होती है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो दैट्स वाई 24 आवर बाद, 24 आवर। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एलएमएस चलाते नहीं आता होगा, तो उसके बारे में भी बता देते हैं कि एलएमएस आपको चलाना आना चाहिए। उसी एलएमएस के अंदर आपको ये क्लासेस मिलेंगी, और इन क्लासेस के कुछ सेगमेंट के नोट्स भी होंगे, उसको भी मैं आपको एलएमएस में से ही आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आज से हम लोग सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज का जो पहला सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो नाम है, कोर्स का नाम जो आपको एलएमएस सेशन में देखने को मिलेगा, वो फाइनेंशियल फंडामेंटल सेशन ऑफ फाइनेंशियल 2024, इसी नाम से आपको देखने को मिलेगा, और आप इसी को करेंगे। और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं सीधे सेशन की ओर आगे बढ़ जाऊंगा। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो आप, क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। हाँ, टेलीग्राम चैनल पर क्लास का लिंक आएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि सर इसका क्या लिंक आएगा डेली। हाँ बिल्कुल आएगा, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है। और सर डिफरेंस बिटवीन यूएस गैप और आईएफआरएस क्या होता है, वो सब बताएंगे ना, इसीलिए तो क्लासेस ली जा रही है कि सर डिफरेंस बिटवीन यूएस गैप और आईएफआरएस क्या होता है। तो आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा, चैनल का लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पे, जैसे आज आप लोगों को लिंक मिल गया है इस क्लास का। अब बस मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास में थोड़ा समय से आइए, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी आ रहे हैं, और इस क्लास की जो लिमिट है वो 200 स्टूडेंट की ही है। अभी तो 80 86 स्टूडेंट, 74 है, तो अभी और धीरे धीरे बच्चे आएंगे। तो स्क्रीन विजिबल है आपको, एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए कि यस सर स्क्रीन विजिबल है। चलिए, सभी को स्क्रीन विजिबल है। तो आज का जो पहला सेशन है, फर्स्ट सेशन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो बेसिकली अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है। तो अकाउंटिंग की जो शुरुआत है जनरली हम आईएफआरएस के अकॉर्डिंग करेंगे। समझ लीजिए कि आपको आईएफआरएस और यूएस गैप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि आईएफआरएस जो है बेसिकली अदर देन अमेरिकन कंपनीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और यूएस गैप जो है वो स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया जाता है, अमेरिकन कंपनी, यूएस कंपनीज। तो अगर आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी यूएस कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यूएस कंपनी के, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूएस गैप के अकॉर्डिंग बनाएगी। और अगर अदर देन यूएस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस में अगर आपसे बात करूं, तो यूएस गैप जो है वो रूल्स बेस्ड है, रूल्स। और आईएफआरएस जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, प्रिंसिपल।
मतलब हम इसको बात करें, अगर ये रूल बेस्ड है, मतलब अगर यूएस गैप में कोई रूल बोल दिया, यूएस गैप ने अगर किसी रूल को बता दिया, तो फिर आपको लॉजिक नहीं ढूंढना है, क्योंकि लॉजिक है ही नहीं। क्योंकि यहां पर तो प्रिंसिपल बेस्ड है आईएफआरएस। आईएफआरएस बात करता है प्रिंसिपल बेस्ड। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल के थ्रू समझे, बिल्कुल बेसिक बेसिक एग्जांपल लेंगे। जैसे यूएस गैप बोलता है कि लीफो मेथड भी पॉसिबल है। लीफो मेथड स्टॉक का वैल्यूएशन, अगर आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो यूएस गैप क्या बोलता है कि आप आपका स्टॉक लीफो के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। और आईएफआरएस बोलता नहीं, लीफो तो परमिटेबल ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना, आप खुद आंसर देना। आपके पास एक गुड्स पड़ा है, आपने 1 जनवरी को बाय किया पहले, फिर आपने 5 जनवरी को वो गुड्स बाय किया। अब एक कस्टमर आता है आपके पास 6 जनवरी को, आप उसको कौन सा गुड्स सबसे पहले सेल करना पसंद करोगे? मैं आप लोगों से पूछता हूं। सबसे पहले, कई बच्चे लिख रहे हैं 5 जनवरी का माल पहले बेच देंगे सर। तो फिर आप कैसे बिजनेस कर रहे हो कि आप अपना ओल्ड गुड्स जिसके ऑब्सोलेंस के चांसेस ज्यादा, उसको स्टॉक में रखोगे? मतलब आप एक कस्टमर को 5 जनवरी का माल दे दोगे, बोले नहीं मैं 1 जनवरी का पुराना नहीं दूंगा, तो यूएस गैप तो क्या बोलता है कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आईएफआरएस बोलता नहीं, आप कभी भी लीफो मेथड के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट मत करो। क्योंकि लीफो का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? लीफो क्या बोल रहा है कि हम आज का गुड्स सेल कर रहे हैं। ये बोल रहा है लीफो कि ये वाला गुड्स दे दो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले दे दो। और फीफो क्या बोलता है कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यूएस गैप ने तो एक रूल बना दिया कि यस यू कैन यूज द लीफो मेथड, बट आईएफआरएस बोलता नहीं, ये तो प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को अगर सेल करने की कोशिश करेगी तो वो सबसे पहले अपने ओल्ड गुड्स को क्या करेगी? सेल करेगी। तो हमने ये क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल पे नहीं रखना है, हमने यहां पर कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस करना है, जो कि आपको आपके मेन करिकुलम में समझने में आसान हो। तो मैं आपसे पूछता हूं सर, लीफो का एक एडवांटेज कौन बता सकता है? एक एडवांटेज, लीफो का सर एक एडवांटेज देखने को मिल रहा है हमें यहां। लीफो का एडवांटेज क्या है कि सर हम करंट सेल को, करंट रेवेन्यू को करंट कॉस्ट से मैच कर रहे हैं। मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, वो हाथ लिख दें सर। और जिनको नहीं समझ में आए वो भी लिखे कि सर करंट रेवेन्यू को, कि हाँ सर आज हम, ये हो सकता है ना कि ये माल हमारे पास 2020 का पड़ा हो और ये माल हमारे पास जस्ट अभी आया है 2023 का। तो अगर लीफो मेथड हम यूज करते हैं तो हम हमेशा करंट रेवेन्यू को करंट कॉस्ट से मैच कर रहे हैं। बात समझ में आ गई आप? सर करंट रेवेन्यू को, क्योंकि आपने 2023 में कोई गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स आपने सोल्ड किया है 2023 में, और उस गुड्स को सोल्ड करते समय आप कॉस्ट अगर 20 की लेते तो आप ओल्ड रेवेन्यू, ओल्ड कॉस्ट को न्यू रेवेन्यू से मैच कर रहे हैं, जो कि गलत बात हो गई। तो लीफो का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लीफो, तो आप क्या मेंशन करेंगे? क्या मेंशन करेंगे? बहुत स्लो चलूंगा थोड़ा सा क्लास के लेवल को ध्यान में रखते हुए। सर सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अंडर द लीफो मेथड हम करंट रेवेन्यू को करंट कॉस्ट से क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो मैचिंग विथ करंट कॉस्ट विथ करंट रेवेन्यू। लेकिन एक नुकसान भी है सर, कहीं ना कहीं एक लॉस भी है। वो लॉस के बारे में भी हम समझेंगे कि लॉस तो ये है कि हमारे पास जो ओल्ड गुड्स हैं वो हमेशा पड़ा रह जाएगा, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि आज का माल बेचना है, पुराना माल बेचना ही नहीं। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है?
तो हमारे पास डेड स्टॉक तो हमेशा पड़ा रह गया सर लिफो। तो यही बात आपको समझाई जा रही है लिफो यूएस गैप और आईएफआरएस में, कि यूएस गैप ने एक रूल बना दिया, कि रूल में बोला गया है कि यूएस कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री को लीफो के बेसिस पर रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन आईएफआरएस ने बोला नहीं, अलाउ नहीं। अब ऐसे स्टूडेंट जो कि यूएस सीपीए के हैं, उनके लिए ये लाइन काम की नहीं थी। कौन सी? आईएफआरएस वाली। बताइए क्यों काम की नहीं थी? क्योंकि यूएस सीपीए के करिकुलम में आईएफआरएस नहीं है। लेकिन क्या हमको केवल करिकुलम के हिसाब से ही चलना है, कि अगर किसी यूके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे हैं, तो क्या हमें इतना नॉलेज नहीं होना चाहिए? क्या थोड़ा बेसिक नॉलेज भी हो जाए, या इंटरव्यू में हमसे कल को कोई क्वेश्चन ही पूछ ले तो हम वहां ब्लैंक ना रहें। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे एक फर्नीचर है, या फर्नीचर से बेटर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लैंड है। आज से 2020 दो 10 साल पहले आपने खरीदा था, 2010 में आपने उसको खरीदा था 1 लाख रुपीज। आज भी उसकी वैल्यू क्या 1 लाख है? नहीं सर, कहीं ना कहीं आज अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो 1 लाख नहीं, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 15 लाख हो सकती है। हमने एक रफ फिगर ले लिया, लेकिन अगेन यूएस गैप क्या बोलता है? कॉस्ट मॉडल, कि आपको रीवैल्यूएशन परमिट ही नहीं है। यूएस गैप ने कभी भी रीवैल्यूएशन मॉडल को कंसीडर ही नहीं किया। यूएस गैप क्या बोलता है? कि आप केवल और केवल कॉस्ट बेस पर ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर दोनों में डिफरेंस है, तो कौन सा प्रिवेल होगा? इसका आंसर आप ही लोग दीजिए बेटा। सर इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूएस गैप एंड आईएफआरएस, किसको हम माने? तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आप यूएस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आप यूएस गैप की बात करिए, और अगर आप अदर देन यूएस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, अदर देन यूएसए, तो फिर आपको आईएफआरएस फॉलो करें। सर इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए, तो इंडिया भी इंड एस के ऊपर काम करता है। इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह लीजिए, इंड एस, जो कि एक कन्वर्ट फॉर्म है आईएफआरएस का। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इंडिया के, अगर इंडियन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी बात करें, तो वो भले ही इंड एस है, लेकिन वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, आईएफआरएस के बेसिस पर ही प्रिपेयर करता। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस क्या बोलता कि नहीं, लेकिन आईएफआरएस ने बोला रीवैल्यूएशन मॉडल परमिटेबल है। आईएफआरएस रीवैल्यूएशन मॉडल परमिटेबल है, और यूएस गैप में रीवैल्यूएशन मॉडल है ही नहीं। तो आप बताइए, क्या ये जानकारी आपके लिए एक यूनिक बात नहीं है? जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, अब एक इंडियन अकाउंटेंट जो है इंडिया में जॉब के लिए जाते हैं, तो टेक्निकल क्वेश्चन इसी प्रकार के बेसिक्स पूछे जाते हैं आपसे। आप इंटरव्यू देने गए, बोले आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि आईएफआरएस और यूएस गैप में क्या डिफरेंस है, तो आप वहां ब्लैंक हो जाएंगे। लेकिन आज के बाद मेरे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, मेरा एक स्टूडेंट है मलेशिया में, उसका वो आईएफआरएस पास भी नहीं किया, आज उसका पैकेज 40 लाख रुपीज इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग है। उसको एक मलेशियन कंपनी में जॉब मिली। बोले सर मैंने आपके बेसिक क्लासेस देखी और आपने बेसिक में इतना कुछ समझा दिया कि मैं जो इंटरव्यू देने गया उसमें मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, और आज मैं भगवान की कृपा से आज मलेशिया में जॉब कर रहा हूँ। वो मेरे को बहुत दुआएं देता है। बोले सर मैंने आईएफआरएस मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन वो आपके बेसिक क्लास करने के कारण मैं अकाउंटिंग की जॉब कर रहा था, तो आप जो कई बार बताते थे वो मेरे ध्यान में रहा, और वो सेम क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए। ये बात मैं आपको इसलिए भी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट करता था जब मैं किसी कंपनी में एक डीजीएम की पोजीशन पे था, फाइनेंस एंड मैनेजर हेड था। तो मैं अपने अंडर में बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट्स को हायर करता था, सीए इंटर स्टूडेंट को। तो मैं हमेशा उनसे जब क्वेश्चंस इस प्रकार के ही पूछता था टेक्निकल,
तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट भी कराते हैं, तो एचआर से बात होती रहती है, टेक्निकल सीनियर से बात होती रहती है, तो एक आइडिया लग जाता है कि वो क्या पूछते होंगे। वो हमसे पूछते हैं ना, डिस्कस करते हैं। तो दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 40 घंटे आपकी जिंदगी में बहुत बड़े लेवल का चेंज लेकर आ सकते हैं अगर आपने 40 आवर्स को पूरा पढ़ लिया तो। दो बेनिफिट आपको मैं बार बार बताऊं ताकि आप इंटरेस्ट से पढ़ें। एक तो आपको एग्जाम पास करने में हेल्प मिलेगी, दूसरा आपको जॉब को अचीव करने में भी 100% हेल्प मिलेगी। टेक्निकली आप कभी भी फेल नहीं होंगे मेरे पूरे लेक्चर्स को पढ़कर। और स्पेसिफिकली मैं सीपीए वाले स्टूडेंट को भी बोलूंगा, आईएफआरएस और यूएससीए ये जो तीन कैटेगरी है, इस इन करिकुलम के अकॉर्डिंग मैं अपने इस फंडामेंटल सेशन को डिजाइन कर रहा हूं। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान रखिए, इन लेक्चर को आप दोबारा सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या लॉजिकली ज्यादा बेटर है, प्रिंसिपल या रूल्स? प्रिंसिपल सही है कि नहीं? आज आपके पास जो लैंड है, आज आप बोल रहे हैं सर 1 लाख का है, आज भी बैलेंस शीट में वो 1 लाख का ही है, लेकिन आईएफआरएस ने क्या बोला, नहीं हम इसको रिवैल्यूएशन करके 15 लाख में लेकर आ जाएंगे। अब ये जो रीवैल्यूएशन हो गया, रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन गेन भी हो सकता है और रीवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है। तो क्योंकि टर्मिनोलॉजी भी आपसे क्लियर करनी है, प्रैक्टिकल चीजों को कवर करना है, ये रियलाइज प्रॉफिट है या अनरियलाइज प्रॉफिट? तो सर ऑब्वियस सी बात है, मैं आपसे ऐसा पूछूं कि आपके पास आज गोल्ड पड़ा हुआ है, लेट से आज क्या गोल्ड का रेट होगा, 60,000 है ना, 10 ग्राम। देखो आप बहुत सारा लॉजिक आपको भी समझाएंगे। 10 ग्राम गोल्ड की जो प्राइस है वो लेट से 1 तोला, जिसको इंडिया में 1 तोला बोलते हैं, 10 ग्राम होता है शायद, मुझे तो आइडिया नहीं है। अचानक दिवाली का सीजन आ जाता है या कोई वर्ल्ड इंटरनेशनली कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिसके कारण गोल्ड की प्राइस ऑटोमेटिक 80,000 हो जाती है, तो आज आप क्या गोल्ड की प्राइस तो बढ़ गई, और वो आपको 20,000 का गेन हो गया। सर 20,000 का गेन हो गया, लेकिन क्या 20,000 का गेन आपको एक्चुअल में हुआ है क्या बेटा? बिल्कुल भी नहीं हुआ है सर, हमारे पास कुछ पैसा तो आया ही नहीं। तो जो अनरियलाइज गेन है, अनरियलाइज गेन वो कितना है यहां पर? 20,000। अब लेट्स से मैं इसको फ्यूचर में सोल्ड कर देता हूं। अब मैंने इसको फ्यूचर में सोल्ड किया 95,000 में। यहां पर बच्चे गलती करते हैं। अब यहां पर अनरियलाइज या रियलाइज गेन कितना है, यही बात मैंने आज आपको समझानी है। आप सोचो कि आपकी बैलेंस शीट आप बना रहे थे 31 दिसंबर 2023 की, आपने देखा कि यार आपकी गुड्स की वैल्यू हो गई 80,000, और जब नेक्स्ट ईयर आप आए 2025 में, लेट से 15 जनवरी को आप इसको सेल कर देते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे गेन बताइए बेटा, गेन कितना हुआ? अब आपसे अगर एक एमसीक्यू पूछा जाए यहां पर, रियलाइज गेन, मैं यहां पर लिख रहा हूं 15,000, और एक और लिख रहा हूं 35,000। तो आप में से कितने स्टूडेंट 15,000 बोलने वाले हैं? वो हैंड रेस कर दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैट लिख रहे हैं, तो चैट नहीं पढ़ रहा, मैं हैंड रेस चेक कर लूंगा, नाम भी देख लूंगा। हैंड रेस करो बेटा, जूम में हैंड रेस का फीचर होता है। जिनको लगता है 15,000 वो हैंड रेस करेंगे, पहले 15,000 वाले। तो देखिए 15,000 वाले 11 स्टूडेंट हैं, 11 स्टूडेंट के नाम ले देते हैं यहां पर। 15,000 बोलने वाले हैं हनी, जगन्नाथ, परवेज, प्रेम केनी, गजानन, जानवी। ये सब गलत है, क्योंकि वो 15,000 बोल रहे हैं। सर जो पीछे का अनरियलाइज गेन था, अगर मैंने किसी का नाम गलत ले दिया हो, वो 35 के साथ में हो, तो अपने आप को करेक्ट कर लेना।
क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट में मैं चैट नहीं पढ़ सकता, 75 चैट पढ़ूंगा तो एक चैट को पढ़ने में 1 सेकंड, तो 75 मिनट्स लग जाएंगे, मतलब 3 मिनट। तो सर देखा जाए तो यहां पर टोटल गेन जो है वो ओवरऑल 60 था, 60 माइनस 95, तो 35 इज योर रियलाइज गेन। जो आपका रियलाइज गेन है वो 30,000 ही है। क्यों सर? सर देखा जाए तो आज 80 की चीज को हमने 95 पे सोल्व कर दिया बेटा, नहीं, आप वो 80 को तो आपने रीवैल्यूएट कर लिया था। वो एक्चुअल में जो उसकी कॉस्ट थी वो 60 थी, और आपने उसको सेल किया है 95 में। तो सर ये जो 35,000 का गेन हुआ है, ये ओवरऑल गेन हमारा रियलाइज, आर ही लिख दिया, रियलाइज समझ लेना, बात समझ में आ गई। तो 15,000 वाले गलत थे, वो 15,000 वाले 80 से, आज एग्जामिनर को भी पता है कि आप भी ऐसा ही करोगे। तो रियलाइज गेन का क्या मतलब होता है? रियलाइज गेन का ये मतलब होता है कि जो आपने एक्चुअल में क्या कर लिया हो, अर्न कर लिया हो। एक्चुअल गेन को मैं यहां कह सकता हूं कि वो रियलाइज है, एक्चुअली में गेन। अब यहां पर सिर्फ मेरे को ये थोड़ी समझाना है, मैंने तो आपको जनरल एंट्री के बारे में भी समझाना है, अब मैं जनरल एंट्री के ऊपर शुरू करूंगा। आपने जब एसेट्स को बाय किया था तो जनरल एंट्री क्या करी थी, इतना सबको डेबिट क्रेडिट आता होगा, क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये भी ना पता हो। मैंने बोला एंट्री तो समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल लेवल की। तो सर आपने जब एसेट्स को बाय किया होगा तो आपने एंट्री पास करी होगी ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश ले लो, या आपने कहीं ना कहीं पार्टी का नाम ले लो, अकाउंट्स पेबल ले लो, ये आपने कर दिया होगा 60,000। बात मुझे आपको सिंपल सी ये वाली एंट्री नहीं सिखाना है, ये तो आपको पहले से आती है, मुझे कुछ और सिखाना है। जब बैलेंस शीट आ गई 31 दिसंबर, तब जनरल एंट्री आपने पास करी होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब मैं यहां पर बहुत सारी एंट्री सिखाऊंगा आपको आज। एसेट्स अकाउंट डेबिट आपने 20,000 से बढ़ा दिया होगा, और आपने एक अनरियलाइज गेन को क्रेडिट कर दिया होगा। यस सर, ये काम हमने कर दिया। अब आपने जब सोल्ड करी है, उस टाइम पर अगर आप में से कोई एंट्री बता दे, जिन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा था सर 80% हमारी एंट्री सही होती है, और किसी ने कहा था कि सर हमको तो 100% कॉन्फिडेंस है कि हम एंट्री में सही हैं, तो वो अगर मुझे यहां पर सही एंट्री लिखकर बताएंगे तो मैं वाकई उनका नाम क्लास में लूंगा कि वाकई आप परफेक्ट है। चलिए, सोल्ड करते समय क्या जनरल एंट्री, परफेक्ट जनरल एंट्री चाहिए मुझे, परफेक्ट मतलब परफेक्ट। क्योंकि अभी मैं यहां पर ओसीआई वर्ड वो सब यूज नहीं कर रहा हूं, अभी पहली क्लास है, मैं पहली क्लास में इस चीज को यूज नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा स्पीड भी मैटर करती है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये तो बोलेंगे सर कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट तो लिख देना चाहिए, वो तो 95 आएगा आपके पास। टू एसेट्स को हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे कितने से, 80,000 से। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ ये लिखेंगे रियलाइज्ड गेन। तो सर रियलाइज गेन तो आपने तो हमें 30,000 बताया था, तो यहां तो सर लिखो ना, आप 35 बताया था ना, कितना 35, तो अभी तो एंट्री टैली नहीं हो रही। एंट्री कहां टैली हो रही है, हो गई क्या टैली बताओ? तो देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा। टैली कैसे करें, क्या करना पड़ेगा? सर जो अनरियलाइज गेन अभी जो आपके पास पहले पड़ा हुआ था, वो कहां अनरियलाइज रहा, वो तो रियलाइज में बदल गया।
बात समझ में आ गई? कितने को ये एंट्री आती थी वो हाथ खड़ा कर दे कि सर कुछ भी हो जाए, हमको तो पता था ये, अब वो हाथ खड़ा कर दे। हैं कुछ बच्चे क्लास में से जो कॉन्फिडेंट हैं कि सर ये आती थी, और जिनको नहीं आती वो जानबूझ के हाथ मत खड़ा कर देना, मुझे मतलब क्लास में पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये जनरल एंट्री अभी यहाँ नहीं खत्म हुई है। जब यूएस गैप की बात करें तो यूएस गैप कई बार एक अकाउंट ओपन कर लेता, बोले यार हम क्या करते हैं, एक फिक्स एसेट्स को तो ओरिजिनली ही रहने देते हैं, हम फिक्स एसेट्स को नहीं छेड़ेंगे अभी, क्योंकि यूएस गैप फेयर वैल्यू की तो बात करता है। अब ओरिजिनली हमें छेड़ना नहीं है इसको, ये बात अब हम समझेंगे। तो एक अकाउंट का नाम अगर मैं यहां पे ले लूं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट, कई बार आपसे बुक्स में एक इंटरमीडिएटरी मेमोरेंडम अकाउंट ओपन कराया जाएगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। थोड़ा सा टेक्निकली हमें पढ़ना है, हमें बेसिक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई आपको जनरल एंट्री सिखाने वाले हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो जनरल एंट्री सिखाऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल लेवल की। अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। अब अगर मैं यहां पर एसेट को, ध्यान से सुनना, ये एसेट आपने खरीदी थी 60,000 की, ये वैल्यू बढ़ गई, मैं एसेट की जगह यहां पर एक अकाउंट ऐसा यूज कर लूं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो मैंने साइमल्टेनियसली लिखा है, ये भी लिखा है ना, और ये वाला अनरियलाइज गेन उठा के यहां ट्रांसफर कर दिया बेटा। कोई फर्क पड़ गया क्या इससे? सर सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि जो एसेट की आज भी वैल्यू है वो 60 ही बैलेंस शीट में आ रही है, और हमारे पास एक एडजस्टमेंट अकाउंट आ गया बुक्स में, एक डेबिट अकाउंट आ गया। जब आपने उसको सेल किया तो सेल तो 95 रहा, यहां पर एसेट को वापस से 60 पे ही क्रेडिट करूंगा मैं। बताइए, अभी भी एंट्री टैली तो हो गई है, लेकिन सर आपको यहां पर वो जो अनरियलाइज गेन था 20,000 वो तो खत्म करना है। अब नीचे क्या कर दूं बताइए, नीचे क्या करना पड़ेगा? तो सर उस अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। कितनों को ये बात समझ में आ गई? ये सर टैली करके देख लेते हैं। 115, इधर भी 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो हम लिंक करते हुए आ रहे हैं, हमने कहीं भी बीच में ट्रैप लूज नहीं किया, कि हमने केवल एक इंटरमीडिएटरी अकाउंट ओपन कर लिया सर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और जब हम उस एसेट को बेच रहे हैं तो सर कैश तो 95 आया, कोई दिक्कत नहीं है सर, एसेट तो 60 की, जब एसेट जा रही है तो 60 से ही क्रेडिट होगी ना वो। और सर रियलाइज गेन आप खुद बोल रहे हो 35 है, क्यों? क्योंकि 60 की चीज को 95 में बोला। तो सर अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें दोनों गेन को अलग अलग करना होता है। ये क्यों जरूरी है? गेन दोनों क्यों जरूरी है आप मुझे बताइए, अलग अलग करना। आप अपना एक एक पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि सर हम दोनों गेन को अलग अलग क्यों कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बात, इंटरप्रिटेशन। दो तीन रीजन मैं आपको पूछूंगा। इनकम टैक्स कौन से गेन के ऊपर लगना चाहिए? यार मेरे पास 50 लाख का सोना पड़ा है, अचानक से उसकी कीमत 4 करोड़ हो जाए, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को बोलेगा कि सलूजा जी टैक्स दे दो?
क्या बोलिएगा मुझे कि इनके सलूजा जी आप 3.5 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया आपने, आपके शेयर थे, आपके पास शेयर पड़े हुए हैं बजाज फाइनेंस के, आपने खरीदे थे 5,000 रुपए में, आज उसकी कीमत चल रही कितनी हो गई अभी पढ़ के बताता हूँ, 7,500, 2,500 तो सीधे बढ़ गए सर। 5,000 शेयर पड़े हैं आपके पास, ये प्रॉफिट दे दो, टैक्स दे दो, क्या होगा, क्या टैक्स देना पड़ेगा क्या? तो सर ये बात एग्जाम वाले दिन हमको कोई बताएगा नहीं कान में जाकर कि अनरिलाइज के ऊपर कभी भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। हमेशा टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर आती है? और एक यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये बात जानना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप मुझे बताइए। यूजर ऑफ फाइनेंशियल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बात जानना क्यों जरूरी है? क्या यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या किसी कंपनी से डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन कर सकता है अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर? डिसीजन मेकिंग होगी कि नहीं? आपने देखा कंपनी के पास खूब अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ यार आज इस कंपनी के पास 50 करोड़ के शेयर पड़े हैं, उसकी कीमत 200 करोड़ हो गई, लेकिन वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है अभी। क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट के साथ में एक एलिमेंट ऑफ रिस्क बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, मैं तो टेक्निकल चीजें पढ़ाने आया हूं आपको यहाँ पे। इट कैन बी चेंज इन फ्यूचर, ये आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, टेक्निकली साउंड स्टूडेंट से। एमसीक्यू में तो यही पूछेंगे सर कि हो सकता है ना कि आज आपका जो सोना पड़ा था 60,000 का, वो आज तो सर 80 हो गया है, क्योंकि अभी वॉर की पोजीशन है, कल को वापस से सारी सिचुएशन सही हो जाए, वो मार्केट में हो जाए तो वो 55,000 भी। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा किसके साथ में है, अनरियलाइज गेन के साथ में या रियलाइज गेन के साथ में? क्या रियलाइज गेन के साथ में कोई एलिमेंट ऑफ रिस्क शामिल होगा? नहीं, हो ही नहीं सकते सर, वो तो आपने बेच के खा लिया, अब आपका काय का रिस्क, उसमें क्या रिस्क? तो एलिमेंट तो एमसीक्यू ऐसे पूछे जाते हैं। और आप तो बोलते फिर अच्छा, ऐसे एमसीक्यू पूछने के कारण आपको रीजन बुक्स में मिलेगा भी नहीं, आप ढूंढ के किसी किताब में ढूंढ के पढ़कर बताना कि एलिमेंट ऑफ रिस्क किसके साथ में, तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये आपको समझने के कारण तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो बुक पढ़ के गए थे, बुक में से तो मौका एग्जाम का पेपर ही नहीं आया। एक सीपीयू वाले स्टूडेंट है, बोले सर हमने तो 4 बार बुक कर ली, 4 बार बुक पूरी पढ़ ली, 25 बार जितने आपके सारे मॉक टेस्ट दे दिए, और वो मॉक टेस्ट में भी पास हो गए। एक स्टूडेंट था, उन्होंने ग्लेम सॉफ्टवेयर लिया हमसे, उसमें पास हो गए वो। बोले सर मेरा तो ग्लेम में भी पास हो रहा हूं। मैंने बेटा ग्लेम के ही मॉक टेस्ट करके उसको 4 बार करने के बाद वो याद हो गए और उसी में पास हो गए, तो क्या आपने काम कर लिया? एग्जाम कभी भी किसी सॉफ्टवेयर से नहीं आएगा, एग्जाम लॉजिक से आएगी। वहां पर आपके पास कितना अच्छा लॉजिक है, कितना क्विकली यू कैन थिंक, 90% तो सॉफ्टवेयर में से आ जाएगा। जनरली ऐसा हुआ नहीं है, बट लेकिन आपको याद नहीं करना है चीजों को, अगर आप याद करेंगे तो आप स्ट्रगल कर सकते। तो सर हम कहाँ थे, हम थे, हम क्या पढ़ रहे हैं सर ये? हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस करना यूएस गैप और आईएफआरएस का, कि ये सारी चीजें भी क्या होती हैं डिफरेंट, और जनरल एंट्री को भी हमने इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के साथ में मैचअप कर, क्योंकि 1 2 3 लेक्चर तो आपको थोड़े से लगेंगे कि एक सीक्वेंस में आने में हमें टाइम लगेगा। अभी तो हम जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए तो सर हमने आज के इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख ली, अनरियलाइज गेन वर्सेस रियलाइज गेन। और आप आज के बाद आपसे कोई पूछेगा तो आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे सकते हो किसी को भी। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सर आपकी इन्वेंटोरी बुक्स में थी 70,000 की, आपकी गोडाउन में आग लग गई और वो इन्वेंट्री की कीमत हो गई 50,000, ये जो लॉस हुआ है ये रियलाइज लॉस है या अनरियलाइज है? 50,000 वैल्यू होगी उसकी। या ऐसा सोचो कि आपने गाड़ी ठोक दी उठाकर, आपके पास एक कंपनी की बस थी, उठा के ठोक मारी,
तो वो अनरियलाइज है या रियलाइज, या बहुत सारे लोग इसको अनरियलाइज बोलेंगे, मुझे पता है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि एक परमानेंट नेचर का जो लॉस होगा, ये लॉस टेम्परेरी है या परमानेंट है? एक वर्ड और आ गया, टेम्परेरी और परमानेंट। क्या कभी भी रियलाइज लॉस टेम्परेरी हो सकता है? दिस इज द परमानेंट लॉस। ये परमानेंट लॉस है। तो इन्वेंट्री आपकी गोडाउन में, फैक्ट्री में आग लग गई, तो ये सर कभी भी अनरियलाइज नहीं है। और तो मैं अब एक बात और आपसे कहूं कि जितने भी अनरियलाइज लॉस या गेन होते हैं, वो चेंजेस इन फेयर वैल्यू के कारण ही होते हैं। तो आप एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो भी जाओ, तो क्या ये बात 100% सही होगी या नहीं? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि यस सर, ये कमाल की बात कही है आपने। अनरियलाइज लॉस हमेशा, या गेन, चेंजेस इन फेयर वैल्यू के कारण ही हो सकते हैं, और किसी कारण से हो ही नहीं सकते। आप सोच के देख लो, कोई भी ऐसा लॉस जो आपके दिमाग में आता हो कि सर ये अनरियलाइज नहीं। तो सर हमने एक बात ध्यान रखी कि अगर हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं, तो हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें फिर एजुकेशनल गेस करना पड़ जाएगा वहां पे। और एजुकेशनल गेस करना जहां पर पड़ जाए, वहां पर एक छोटा सा लॉजिक भी लगाया जा सकता है, पता ना हो तो भी, कि जितनी भी चेंजेस इन फेयर वैल्यू के कारण लॉस होते हैं, इन जनरली 99.99% तो वो क्या होते हैं। क्योंकि मेरा भी देखो, मैं टीचर भले हूं, लेकिन कोई भी इंसान अपने आप को परफेक्ट तो नहीं मान सकता ना, कि मैंने जो बोला वही सब कुछ, किसी एक्ट में कोई ऐसी बात लिखी हो, किसी प्रोविजन में, तो मैं झूठा नहीं पढ़ना चाहता। पर मैंने आज तक किसी भी किताब में, चाहे इंडिया की आईएफआरएस हो, इंड एस हो, यूएस गैप, जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी, क्योंकि किताबों से ही मुझे नॉलेज आया होगा, मैंने कहीं भी ऐसा कोई लॉस नहीं देखा जो अदर देन फेयर वैल्यू के कारण हो और वो अनरियलाइज कहलाए। मुझे तो नहीं देखने को मिला। तो इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं, चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, उसी के कारण अनरियलाइज लॉस आ सकता है। तो अब एग्जामिनर ने एक सीपीए में एक क्वेश्चन देखा था मैंने, जो मैंने कई बार आपको, आपकी एक एसेट थी, अब आप लोग बताएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन, ये आ गया टेक्निकल पार्ट। आपके पास एक एसेट थी $50,000 की, $50,000 की, आपने उसके अगेंस्ट में लोन ले रखा था $20,000, या ले लीजिए $70,000, और आपकी इस एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू थी $60,000। ध्यान से क्वेश्चन सुनना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप देना, एंड में मैं दूंगा। सर 50,000 की बुक वैल्यू थी, ये बुक वैल्यू लिख देना, ये थी फेयर मार्केट वैल्यू। उसके ऊपर 70,000 का लोन आपने ले रखा था। बैंक को आप लोन पेमेंट नहीं कर रहे हो, बैंक ने बोला हम आपकी एसेट्स को लेके जाएंगे, वी विल टेक। लेकिन आपकी जो एसेट्स की बुक वैल्यू है वो 60, जो फेयर मार्केट वैल्यू आप 60 बता रहे हैं, हम 60 नहीं मान रहे इसको, हम तो इसको 45,000 मान रहे हैं। तो सर आपको एसेट्स के ऊपर लॉस हो गया, क्योंकि उन्होंने फेयर वैल्यू माना। तो ये लॉस आपका अनरियलाइज है या रियलाइज है? आंसर सोच के देना। सीपीए का क्वेश्चन है, यूएस सीपीए का, सिमुलेशंस वहां देखा है मैंने ये। तो एक पोल कर लेते हैं इसके ऊपर, आप लोग आंसर लिखो, मैं जब तक, कितने लोग रियलाइज के साथ में, वो जरा हैंड रेस करें अपना, हैंड रेस होना चाहिए कम से कम रियलाइज वाले। मैं देखना चाहता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट क्या सोचते हैं इस मैटर। रियलाइज वाले हैं 1 2 3 4 5, 14 स्टूडेंट्स जो हैं, 14 15 स्टूडेंट जो हैं वो रियलाइज के साथ में।
मैंने क्या बोला, ये रियलाइज है या अनरियलाइज? मैंने आपसे पूछा कि वो एसेट लेकर चले गए, बैंक वाले बोले आप लोन का पेमेंट नहीं कर रहे हो, ये रियलाइज है या अनरियलाइज है? तो 15 स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये रियलाइज है। अच्छा, जरा अनरियलाइज वाले हैंड रेस करना। अनरियलाइज वाले, अब अनरियलाइज वाले हैंड रेस कर दो, है ना? आप मुझे बताओ, आपकी एक असेट में ले लूं, वो असेट अब आपकी नहीं है, अब आपकी तो है ही नहीं, और उस एसेट की कीमत 50,000 थी, मैं 45,000 में ले रहा हूं, बदले में लोन सेटलमेंट कर रहा हूं। ये रियलाइज क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए, क्यों नहीं है रियलाइज? क्या एसेट आपके जेब से नहीं चले गई? क्या एसेट आपका बैंक ले लेकर चला गया क्या? अब आप बोलोगे सर चेंजेस इन फेयर वैल्यू, अरे चेंज इन फेयर वैल्यू, आपने आपने आपकी तो आज, आप तो आज भी बोल रहे हो 60,000 है। क्या फेयर वैल्यू 1% डिसाइड करेगा या मार्केट डिसाइड करेगा? यहां पर किसने डिसाइड किया है? यहां पर किसने डिसीजन लिया? बैंक ने डिसीजन लिया है, बैंक ने। और बैंक ने बोला है कि मैं तो इसको 45 का मान रहा हूं। तो केवल मैंने ये तो नहीं बोला था ना कि हर चेंज इन फेयर वैल्यू रियलाइज नहीं होता, ऐसा वर्ड मैंने बोला क्या? मैंने ये तो कहीं नहीं बोला ना आपको कि हर चेंजेस इन फेयर वैल्यू रियलाइज नहीं होता, ऐसा वर्ड तो नहीं बोला मैंने। मैंने तो बोला था कि हर चेंजेस क्या होता है, वो अनरियलाइज होता। तो देखिए यहां पर ये वाला जो गेन है या लॉस है, इस केस में लॉस है, वो रियलाइज होगा, क्योंकि आपकी बुक से वो एसेट जा चुकी है। तो सर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी गेन और लॉस डिस्पोजल के कारण होगा, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आप बताओ, यहां पर एसेट चलेगी कि नहीं चलेगी? तो एग्जामिनर आपको यहीं पर घेरना चाहता था। उस सिमुलेशन में उसने एक ओसीआई का पॉइंट दे दिया और एक नेट इनकम का, और अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट भी बोलने लगे कि सर ये तो ओसीआई है। लेकिन वो ये नहीं सोच पाए कि एक्चुअल में यहाँ पर फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुई है, यहाँ पर फेयर वैल्यू कम पर सामने वाला हमारी एसेट्स को टेक ओवर करके ले गया है। उसने बोला एमए 70,000 की लोन को हम। अब यहां पर जनरल एंट्री की बात आती है, इस पर्टिकुलर में जनरल एंट्री बताइए। जनरल एंट्री भी आपको बताते आना चाहिए, मैंने बोला मैं आपको जनरल एंट्री में भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। इस 70,000 के लोन के अगेंस्ट में वो 45,000 में आपकी एसेट्स को लेकर चला गया, तो क्या जनरल एंट्री आप पास करोगे? आंसर दे दीजिए। जनरल एंट्री जरा चैट बॉक्स में चाहिए मुझे। तो आज के इस लेक्चर से आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सर मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी आपको कई बार तकलीफ दे सकती है अगर आप उसको नहीं सोच पा रहे। जनरल एंट्री, लोन पेबल 70, तो सर जनरल एंट्री हम बता देते हैं। हमारे पास एक बुक में एसेट थी, वो चले गई, जाने दो उस एसेट को। तो एसेट को क्रेडिट करेंगे, डेबिट तो नहीं कर सकते सर। तो लोन को डेबिट करना पड़ेगा, लोन अकाउंट डेबिट। लोन तो 60,000 का था, एसेट। तो नॉर्मल एंट्री तो देखा जाए आपकी क्या होनी चाहिए? एसेट्स की तो आप 45 में लेकर जा रहे हो ना, बुक में कितनी, सॉरी, जितने बुक पे थी, बुक में कितनी थी, 50। तो आपको यहां पर क्या हो गया? वो 45 में लेके गया, उससे मुझे क्या लेना देना? मेरी बुक्स में तो आज उसकी वैल्यू 50,000 थी, तो 45 आप लोग कैसे लिख रहे हो?
लोन 70 का था ना हमारे इस क्वेश्चन में, 70 को 70 कर देते। तो मेरी बुक्स में तो एसेट 50 की थी ना, उसकी क्या मैं अपनी बुक में फेयर मार्केट वैल्यू पर एसेट को रिकॉर्ड करके बैठा हूं? नहीं। तो मेरे लिए तो बुक वैल्यू थी ना 50, तो वो 50 से ही क्रेडिट होगा। और टू रियलाइज गेन, तो देखो, तो सर इससे एक बात ये भी समझ में आ जाती है हमें कि हमें लॉस और गेन को निकालते समय हमेशा हमारी बुक वैल्यू को ही देखना चाहिए। लॉस और गेन हमेशा बुक वैल्यू से के बीच के डिफरेंस का नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप सोचो, हमने पूरे 55 मिनट के अराउंड एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस किया। कौन सा कॉन्सेप्ट था वो, जो आज की इस कहानी से कुछ शिक्षा मिलती होगी ना आपको? हर हर लेक्चर के एंड में कुछ शिक्षा लेकर जाओगे आप। क्या शिक्षा मिलती है आज के इस लेक्चर से आपको? जरा अगर समअप करना चाहो कि सर रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन भी हमको मिलता है। तो आप सोचिए, जब रोज हमारी एक कहानी चलेगी जो हमारे जिस दिन, और उस कहानी के एंड में आपको शिक्षा मिलेगी कुछ, तो आज के बाद आपको कोई रियलाइज गेन और अनरियलाइज गेन में ट्रैप में डालना चाहे तो आप नहीं जाओगे, अगर आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निकली अगर आप साउंड रहेंगे तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बैच को ज्वाइन करके एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। आपके आने वाले फ्यूचर का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने 40 घंटे इस क्लास को अटेंड कर लिया तो आप किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकते अकाउंटिंग, ये मैं आपको वादा कर। तो ये जनरल एंट्री थी। कल हम आपको और भी इसके आगे लेकर जाएंगे, तो आप लोग अपने अपने चैनल पर जरूर जुड़ जाना। और बेसिक क्लास के डाउट्स हम कल, जो भी आप इस लेक्चर को देखेंगे सुबह तक अपलोड हो जाएगा, उसको एक बार अच्छे से देखिए। और आप मेरा एक पर्सनल ईमेल आईडी लिख लीजिए, imca@gmail.com। इस लेक्चर से रिलेटेड ये सुबह तक आपको जो भी डाउट्स आएंगे आप मुझे मेल कर देना, हम उसको क्लास में कवर कर लेंगे। और जब टेक्निकल होंगे तो कुछ Q&A सेशन रखेंगे हम लास्ट में। अभी हमारा पहला सेशन था तो हम इसमें उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये पूरा एक सेशन